हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वर्ल्ड बुक चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, ये 5 दिन में पांचवी वीडियो है जो 1 घंटे की लगभग होने वाली है। ये भी अब जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं यहाँ पे क्या होने वाला है। आरआरबी एएलपी प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होने वाले हैं। 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर मिला और उसके सारे क्वेश्चन के सारे मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है, आप ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम सारा हर बार लिख नहीं सकते क्योंकि टाइम जाता है उसमें। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस क्यूआर को स्कैन करना है। क्यूआर को स्कैन करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेगा और टेलीग्राम चैनल पे आप ALP1 ALP2 करके जो देख रहे हो, जो दिख रहा है, उसमें ALP5 वाला PDF को डाउनलोड कर लोगे, देख लोगे तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जिनके सॉल्यूशन हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको, क्वेश्चन का आंसर टिक लगा हुआ मिल जाएगा क्योंकि वो जो PDF है वो स्क्रीनशॉट लिया गया है उसी से जो आंसर की जारी किया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो चलो अब आ जाते हैं हम लोग उसी PDF को ऑन करके क्वेश्चन देख के बताता हूँ मैं आपको कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले कौन सा पहला क्वेश्चन है हमारा, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, अच्छा ये जो एग्ज़ाम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एग्ज़ाम पेपर का था और 23/1/2019 को हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में ही शायद हुआ था, 8:30 बजे से 11 बजे दिखा रहा है टाइमिंग इसका। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फाइंड मास ऑफ एन आयरन क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। एक लोहे का क्यूब है हमारे पास में, लोहे का क्यूब दिया हुआ है और इसका साइड जो है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इस क्यूब का जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है और इसका हमसे पूछा जा रहा है कि मास बताओ, मास कितना होगा। अब वैसे तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन होना चाहिए था, लेकिन स्क्रीनशॉट लेते समय मैंने नंबर देखा तो मुझे लगा कि शायद मैथ का होगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। तो कोई बात नहीं, फिजिक्स में एक चीज आता है कि घनत्व। यहाँ पे देखो डेंसिटी भी दिया हुआ है, इसका डेंसिटी दिया हुआ 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी डेंसिटी है, लोहे का घनत्व है। अब घनत्व का एक फॉर्मूला होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो जब घनत्व बराबर हमारा द्रव्यमान बटा आयतन है, हमारे पास में इसका आयतन तो मालूम नहीं है ना, लेकिन साइड मालूम है, तो इसका क्या बोलते हैं, घन। ये घन के आकार का है, क्यूब लिखा हुआ है ना, हमारा लोहे का क्यूब है ये, तो ये घन के आकार का है। तो घन का आयतन होता है हमारा भुजा क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8। तो भुजा क्यूब आयतन तो हमें मिल गया कितना, 8। घनत्व तो हमें मालूम है 7.8 है, तो 7.8 घनत्व और द्रव्यमान हमें मालूम नहीं है, m मान लेते हैं, और आयतन हमारा 8 है, तो m बराबर हमें मिलेगा 7.8 गुणे 8। चलो अब इसको सॉल्व गुना करो और आंसर आएगा। तो 8 8 64 और 8 7 56, 56 में 6 जोड़ दिया तो हो गया हमारा 56 6 62। तो ये हो गया हमारा 62.4। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये घनत्व जो दिया था ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था और जो आयतन दिया हुआ है वो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। इस हिसाब से जो हमारा मास आएगा वो किस चीज में आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा ग्राम में आएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसी पे आपका टिक लगा हुआ भी है, आप अपने PDF में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से दिखाऊंगा तो शायद आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे दिखने में दिक्कत हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूँ कि वाला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन अ स्टेडी फ्लोइंग रिवर अ बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एट a speed of 12 kilometer per hour and come back at the same distance at 24 kilometer per hour. Find the average speed for the total journey. अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक नदी है और नदी में जो है, मान लो इस तरह से नदी है और यहाँ से A और B 2 जगह हैं जिनके बीच में कोई दूरी है, दूरी हमारा मालूम नहीं है तो हम B मान लेते हैं, और कोई नाव है जो यहाँ से यहाँ तक जाती है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और यहाँ से यहाँ वापस आती है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। वापस आते समय रफ्तार 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जाते समय रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस हमने मान लिया है D और हमसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। तो पूरी यात्रा के दौरान इसकी औसत चाल कितनी थी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि नाव नदी में जरूर चल रही है, लेकिन यहाँ पे लिखा है इन अ स्टेडी फॉलोइंग रिवर। तो यहाँ पे स्टेडी फॉलोइंग रिवर का कहने का तात्पर्य हो गया कि धारा की जो चाल है वो
नगण्य मान के चलेंगे, क्योंकि धारा जो है इसको प्रभावित नहीं कर पा रहा, इस केस में है ये यहाँ पे, ठीक है। तो अब धारा जब इसको प्रभावित नहीं कर पा रहा, तो देखो दूरी है हमारे पास में d, चाल है हमारे पास में कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा भाई, तो समय लग जाएगा हमारा, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी है d, चाल है 12, तो d बटा 12 घंटे का क्या लगेगा समय लगेगा, कब इसको जाने में, a से b तक जाने में। अब b से a तक आने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ आने का समय हो गया हमारा कितना, दूरी तो वही है लेकिन चाल हमारा 24 है, तो आने का समय हो गया इतना, जाने में इतना घंटा लग रहा है, आने में इतना घंटा लग रहा है, तो कुल समय कितना लगा, तो कुल समय हो गया हमारा d बटा 12 प्लस d बटा 24, कैलकुलेट करो तो आपको मिलेगा 24 2d प्लस d, यानी कि 3d बटा 24 काटोगे तो आ जाएगा d बटा 8। इतना घंटा का क्या लग रहा है हमारा, d बटा 8 घंटे का समय लग रहा है पूरी यात्रा के दौरान। पूरी यात्रा के दौरान दूरी कितनी तय की, तो जाने समय d, आते समय भी d, तो कुल दूरी जो हो गई हमारी, कुल दूरी बराबर 2d, और कुल समय जो लगा वो हमारा लग गया d बटा 8 घंटा। तो कुल दूरी 2d किलोमीटर और समय हमारा लग गया d बटा 8 घंटा। तो चाल क्या होगा, औसत चाल जो हमसे पूछा जा रहा है वो क्या होगा, तो औसत चाल बराबर हमें होता है कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय करो 2d डिवाइडेड बाई 8 बाई d बाई 8, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 बाई d से d को काट दो, 8 दूना आ गया 16, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। कौन सा चाल, तो औसत चाल। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से, और इसी उम्मीद में बढ़ता हूँ आगे। आप लोग कमेंट करके बता देना कि आया समझ में या नहीं आया। बाकी आगे देख लो आगे क्या है हमारा अगला क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ग्राफ कैसे बनाऊँ यार, आप यहाँ पे चलो शॉर्ट में समझा देता हूँ कि इस तरह से एक ग्राफ है बन रहा है, जब चित्र बनाना ही पड़ रहा है तो फिर समझा, आप लोग अपनी पीडीएफ में देख लो, पीडीएफ वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही लेना। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। द बार ग्राफ शोज ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन, अच्छा ऐसे समझ लो कि ये ए बी सी डॉट 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 करके इसी तरह से कुछ दिया हुआ है हमारा, और ये जो ए बी सी डी है वो क्या है हमारा इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। और ये जो अलग अलग दिया गया है ये हमारा सलाद है, सलाद एक्स और सैलेड वाई। सैलेड एक्स ये वाला जो है सैलेड एक्स है जिसमें ए इंग्रेडिएंट, सैलेड पहले वाला सैलेड एक्स, दूसरा वाला सैलेड वाई, और इसमें ए इंग्रेडिएंट्स सैलेड एक्स में ज़्यादा पड़ा है, बी इंग्रेडिएंट्स जो है सैलेड एक्स में ये भी ज़्यादा पड़ा है, सी वाला जो है सैलेड सी वाले के लिए दोनों बराबर ही दिया गया है कि ए में भी सैलेड एक्स में भी उतना ही सी पड़ता है जितना सैलेड वाई में पड़ता है, ये सी इंग्रेडिएंट्स है। अब आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है वो मैं बताता हूँ। If ingredients B of salad X is reduced by 100 ग्राम, ingredients B of salad X यानी X में पहले कितना डाला जा रहा था ingredients B वो भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा 600 और 100, तो 600 ग्राम सैलेड X में B इंग्रेडिएंट्स जो है 600 ग्राम डाला जाता था, और ये वाला Y ये क्या बोलते हैं Y में 100 ग्राम मात्र डाला जाता था। बी कोई मसाला है जो एक्स वाले सलाद में 600 ग्राम डाला जाता था और वाई वाले सलाद में मात्र 100 ग्राम डाला जाता था, ये कह रहा है। और उसके बाद दूसरा जा रहा है कि रिड्यूस्ड बाय 100 ग्राम, तो सैलेड एक्स में से बी इंग्रेडिएंट जो है 100 ग्राम रिड्यूस कर दिया जाता है। तो देखो इसका पहले और भी देख लेते और पढ़ लेते और क्या दिया है। और इंग्रेडिएंट्स ई जो है वो सैलेड वाई में इंक्रीज किया जाता है 25%। अब इंग्रेडिएंट ई की बात कर रहा है तो ई को हमें बनाना पड़ेगा। ई कितना दिया हुआ है, तो ई दिया हुआ है यहाँ इस तरह से 100 ग्राम, और फिर बढ़ के दूसरा वाला दिया हुआ है 400 ग्राम। तो देखो ये ई इंग्रेडिएंट है। हम बी और ई की बात करते हैं, तो बी इंग्रेडिएंट बी और इंग्रेडिएंट ई दोनों मिला के सैलेड एक्स में कितना पड़ रहा है, तो 6 और 1 700 ग्राम, ठीक है। और ये एक्स में एक्स सलाद में बी और ई मिला के
700 ग्राम जा रहा है, और बी और ई मिला के वाई में 500 ग्राम जा रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। बोला गया है कि इफ सैलेड एक्स इज रिड्यूस्ड बाय 100 ग्राम इंग्रेडिएंट्स बी ऑफ सैलेड एक्स, सैलेड एक्स जो है इंग्रेडिएंट्स बी जो है सैलेड एक्स में से 100 ग्राम कम कर दिया जाता है, तो 600 से 100 ग्राम कम हो गया तो हो गया हमारा 500 ग्राम। ठीक है, ओके। और उसके बाद बोला गया है इंग्रेडिएंट्स ई ऑफ सैलेड वाई इंक्रीज बाय 25 ग्राम, ई जो है वो वाई से 25 ग्राम इंक्रीज कर दिया जाता है। तो देखो 25% इंक्रीज किया जाता है, तो 400 तो ये पहले से दे रहा था इसमें, और 400 का 25% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 100 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, अब हो जा रहा है ये 500 के बराबर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देन सैलेड वाई वुड बी लाइटर देन सैलेड एक्स बाई, अब सैलेड वाई जो है वो एक्स से कितना हल्का है ये हमसे पूछा है, तो यहाँ हम बी और ई की ही तुलना कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो बी का जो है पहले 700 ग्राम डाला जाता था और 500 ग्राम डाला जाता था, लेकिन अब जो है ये 500 और 100 600 ग्राम डाला जा रहा है एक्स, और वाई जो है वो क्या है 500 और 100 600 ग्राम ये भी डाला जा रहा है। तो 600 जो हो गया हमारा बराबर हो गया है, पहले 700 और 500 ग्राम होता था, लेकिन अब 600 और 600 हो रहा है, तो हमारा क्या है यहाँ पे दोनों बराबर हो गया, लेकिन आंसर में जो है बराबर जैसा कुछ नहीं दिया गया है, वो कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट किया गया है कि कितना हल्का है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे पूरा मिला के। तो पूरा मिला के जोड़ते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स वाले को जोड़ लेते हैं। तो एक्स वाला कितना है हमारा, तो ए में जो एक्स वाला दिया गया है वो दिया गया है पहले 500 ग्राम, उसके बाद बी इंग्रेडिएंट जो है वो 600 ग्राम है, सी जो है वो 200 है, डी जो है वो 300 है, ई जो है वो 100 है, और एफ जो है वो 400 ग्राम है। सबको जोड़ ले हम तो हमें मिलता है 5 6 11 12 13 3 16 17 4 21, तो 2100 ग्राम टोटल था हमारा। और 2100 ग्राम में से क्या किया गया, इसमें से 100 ग्राम कम कर दिया गया, तो कम करने के बाद अब ये 2000 ग्राम हो गया हमारा। ठीक है, सैलेड एक्स का जो वजन है वो 2000 ग्राम है ऑल ओवर। ठीक, अब सैलेड वाई की बात, मतलब सैलेड एक्स में 2000 ग्राम इंग्रेडिएंट्स डाले जा सकते हैं। अब सैलेड वाई की बात करें तो ये जो है पहले कितना था, वाई की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स ए इसमें डाला जाता था 300 ग्राम, बी डाला जाता था 100 ग्राम, सी डाला जाता था 200 ग्राम, डी डाला जाता है 200, फिर 400 और फिर 300। सबको जोड़ दो तो होता है 3 1 4 2 6 2 8 4 12 3 15, 1500 ग्राम था डाला जाता था इंग्रेडिएंट्स सैलेड वाई में। अब 1500 में क्या हुआ, 100 ग्राम और बढ़ा दिया गया ई वाले को, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया कि ई वाले को बढ़ाया गया, 100 ग्राम बढ़ा दिया गया, तो अब हो गया है 1600 ग्राम। तो 1600 ग्राम और ये 2000 ग्राम। अब हमसे पूछा क्या गया है कि लास्ट में y वुड बी लाइटर देन सैलेड x बाई कितना, तो y जो है वो x से कितना हल्का है, हम देख रहे हैं कि ये 400 ग्राम हल्का है, x से तुलना करते हैं तो 400 बटा 2000 गुना 100 परसेंटेज में आ जाएगा हमारा ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 25 आया 100 और 5 चौके हो गया 20, यानी कि ये 20% क्या है हमारा, हल्का है। अगर वही भारी की बात पूछा होता तो हम बटा में 400 ग्राम लेते, बटा में लिखते 1600 को और फिर कैलकुलेट करते, तो वो हिसाब से हमारा इतना परसेंट ज़्यादा भारी आता, भारी के लिए अलग केस हो जाता। तो ये जो बताया मैंने इतना सब कुछ इतना टाइम देके, बस इसी उम्मीद में कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो अगर आया हो तो बताना जरूर। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा है मुझे। 3a जो है 6b और 7c के बराबर है, ये तीनों बराबर दिया गया और a b और c का अनुपात पूछा गया कि कितना है बताओ। तो देखो सबसे पहले तो 3a बराबर 6b दिया हुआ है, तो a बटा b बराबर तो हमें डायरेक्ट मिल गया क्या 6 बटा 3, काटोगे तो 2 बटा 1, यानी कि a अनुपात b जो है वो तो हमें यहीं पे मिल गया 2 अनुपात 1 है। अब यहाँ से हमें c का भी तो अनुपात पता करना है ना, तो c का अनुपात पता करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे 6b बराबर 7c लिखते हैं। तो b बाई सी हमें कितना मिलता है 7 बटा 6, तो b और c का जो अनुपात है वो है 7 अनुपात 6 का। अब हमें ए बी का अनुपात मालूम है यहाँ है, बी सी का अनुपात मालूम है यहाँ है, तीनों का अनुपात निकालने का आसान तरीका
1 का गुना 6 में करो 6 आएगा, 1 का गुना 7 में करो 7 आएगा, और 7 का गुना 2 में करो 14 आएगा। यानी इन तीनों का जो अनुपात है वो 14:7:6 होगा, और ये हमारा ऑप्शन बी में है, टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हो पीडीएफ में। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। पाइप ए है जो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यानी कि पाइप ए जो है 6 घंटे में अगर एक टंकी को भर सकता है, इसका मतलब 1 घंटे में टंकी का 1/6 भाग यह भर देगा। पाइप बी कैन इम्पटी इन 15 आवर। पाइप बी जो है वो 15 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, इसका मतलब 1 घंटे में टंकी का 1/15 भाग खाली कर देगा। अब हमसे पूछा जाए इफ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड इन हाउ मैनी आवर्स। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। अब समझो कि 1 घंटे में 1/6 भाग भर रहा है, 1 घंटे में 1/15 भाग खाली कर रहा है। दोनों को साथ में चला देंगे तो 1 घंटे काम करने के बाद, मतलब ए प्लस बी को साथ में चला दिया 1 घंटे के लिए, 1 घंटे में क्या करेगा, ये 1/6 भरेगा और ये 1/15 क्या करेगा, खाली करेगा। तो इसका मतलब कि ये ज्यादा है ये कम है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ भाग भर गया। कितना भाग भर गया, तो देखो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 30, 5 - 2, ये आ गया 3/30, यानी कि 1/10। 1/10 भाग क्या हो रहा है, यहाँ पे भर रहा है। अब दोनों मिलके जब एक साथ चल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भाग भर रहा है, 1/10 भाग भर रहा है। तो 10 घंटे में कितना भाग भरेगा, 10 घंटे में पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा। तो जब 10 घंटे में पूरा का पूरा टंकी भर जाएगा तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर 10 घंटे होगा। 10 घंटे हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा कि दोनों एक साथ टंकी को कितने घंटे में भर देंगे, 10 घंटे में भर देंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं समझने में। बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अनु और डिम्पी की उम्र के बीच 5:8 का अनुपात है। वर्तमान समय की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट में किसकी किसकी उम्र, अनु और डिम्पी के उम्र का अनुपात 5:8 है। अब उम्र हमें पता नहीं है, तो उम्र पता करने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम एक अनुपातिक राशि मानेंगे। जब अनुपातिक राशि हमने x को मान लिया, इसका मतलब अनु की जो उम्र है वो 5x हो गई और डिम्पी की जो उम्र है वो 8x हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास में, आगे है 2 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 2 साल बाद, क्योंकि ये 5x साल की है तो 2 साल बाद ये 5x जोड़ 2 साल की होगी और ये 8x जोड़ 2 साल की हो जाएगी। इसकी उम्र इतनी, डिम्पी की इतनी। 2 साल बाद अनु और डिम्पी की उम्र इतनी और इतनी है, और हमसे बोला गया कि 2 साल बाद उनकी जो उम्र का अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो 2 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 2:3 हो जाता है। इसका मतलब 5x + 2 बटा 8x + 2 बराबर हो जाएगा 2/3 की। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 × 15x + 6 बराबर 8 दूना 16x + 4। ये उधर जाके -x वाले को एक साथ करते हैं तो हमें मिलता है x बराबर 2। तो जब x बराबर 2 आ चुका है हमारे पास में, तो उस हिसाब से इनकी जो उम्र हो गई 5 दूना 10 और 8 दूना 16 साल। अनु और डिम्पी की जो वर्तमान उम्र है वो 10 साल और 16 साल है। लेकिन हमसे पूछ रहा है एंड में कि 2 साल पहले डिम्पी की उम्र क्या थी। तो चूंकि डिम्पी की उम्र अभी अगर 16 साल है तो 2 साल पहले की जो इसकी उम्र रही होगी वो 14 साल रही होगी, और 14 साल पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। और टिक तो लगा हुआ है, वो आप अपने पीडीएफ में देख सकते हो। बाकी मेरा इंक खत्म हो गया यार मार्कर का। वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए पॉज ले लेता हूँ मैं। तो इंक भर लिया मैंने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। 1 मिनट, माइक चेक कर लेता हूँ बीच बीच में कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। कई बार रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर आवाज़ नहीं आता ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 36 इट बिकम्स 109% ऑफ इटसेल्फ। कोई नंबर है जिसमें 36 जब जोड़ा जाता है तो अपने आप का 109% हो जाता है। नंबर क्या हमें बताना है। मान लेते हैं कि नंबर क्या है, x है। तो x में जब 36 जोड़ा जाता है तो ये अपने आप का 109% हो जाता है, यानी कि x गुना 109/100 के बराबर हो जाता है। तो अब x का वैल्यू क्या है पता करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर डायरेक्ट आ ही जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या क्या सॉल्व करना है यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ। इधर हो जाएगा 100x + 3600 बराबर 109x
अब x वाला उधर जाके घटेगा तो होगा हमें 9x बराबर 3600, काटो 9 चौके 36, x बराबर आ गया हमारा 400। तो जब x बराबर 400 इतना जल्दी आ ही गया, समझने जैसा ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बस जिस तरह से बोला गया उस तरह से करेंगे, समीकरण बनेगा, समीकरण हल करेंगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? ए बुलेट ट्रेवल्स 90 मीटर इन 0.2 सेकेंड। एक बुलेट है जो 90 मीटर ट्रेवल कर लेता है मात्र 0.2 सेकेंड में, तो फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर में इसकी स्पीड क्या होगी? देखो भाई 0.2 सेकंड में जा रहा है 90 किलोमीटर, तो अगर ये 2 सेकंड तक ट्रेवल कर ले तो 2 सेकंड में ये चला जाएगा 900 मीटर, तो 1 सेकंड में चला जाएगा ये 450 मीटर। अब इसकी जो बुलेट की जो स्पीड हो गई, वेलोसिटी हो गई 450 मीटर पर सेकंड है। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति पर आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली बस हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे 18/5 से 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर प्रति सेकंड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा, और अगर 5/18 से गुना कर दोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। तो अब 450 में हम 18/5 से गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 90। 18 नमा कुछ ज्यादा नहीं आ रहा, 18 नमा कितना होता है भाई? 162 जीरो, तो 1620 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। सोच लो बुलेट कितना तेज है, और 1620 किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन 1 में ही है। तो देख लो आप लोग अपने पीडीएफ में, और पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया तो जाके डाउनलोड कर लो यार, कितनी बार बोलें। ठीक है, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेट करना कुछ था नहीं, बस समझने वाली चीज़ थी, समझ में आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 cars X and Y travel from A to B at average speed of 50 km per hour and 75 km per hour respectively. If X takes 2 hours more than Y for the journey, then the distance between A and B in kilometer is। देखो भाई 2 कार हैं, एक है X और एक है Y, दोनों A से B की ओर जा रहे हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमें मालूम नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं D है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि दोनों की जो एवरेज स्पीड है, मतलब X की जो एवरेज स्पीड है वो है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 km पर आवर, और Y की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है। अब हमसे बोला गया कि X टेक्स 2 आवर मोर देन Y, X को जो है 2 घंटे ज़्यादा लग गए इस सफ़र को करने में। सबसे पहली बात कि कुल दूरी इसके लिए X के लिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कुल दूरी तो D है और चाल इसका क्या है, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा, तो हम जानते हैं समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल, यानी कि इसको D/50 घंटा लगा। तो जब X को D/50 घंटा लग रहा है तो Y को कितना घंटा लगेगा, उसको D/75 घंटा लगेगा। अब हमें बोला गया कि X को जो है 2 घंटे ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि ये वाला जो समय है वो इससे 2 घंटे ज़्यादा है। हम लिखते हैं D/50 माइनस D/75 बराबर 2 घंटा। दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का एलसीएम तो हमारा मालूम है कि 150 आ जाएगा। 3D माइनस 2D बराबर 2 है ही। अब यहाँ पे हो गया D/150 बराबर 2, तो D बराबर हमें मिला 2 गुना 150, यानी कि 15 दूना 30, 300 किलोमीटर। D बराबर 300 किलोमीटर आ गया, यानी A और B की जो बीच की दूरी है वो 300 किलोमीटर है। बस क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे इसी उम्मीद में कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। If a shopkeeper sells an item at 2700, he makes 8% profit। 2700 रुपये में बेचने के बाद उसको 8% का लाभ होता है। इफ ही सेल्स द आइटम एट 3000 रुपीज, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अगर इसको 3000 में बेचे तो कितना प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा, हमसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले 2700 में बेचने के बाद 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि उसका जो कितने में खरीदा तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है कि 108, मतलब किसी भी दाम का जो अपने आप में कीमत होता है वो 100% होता है, और 8% ज़्यादा में बिका है, यानी कि ये हो गया हमारा 108% का जो कीमत है वो 2700 है। देखो 2700 रुपये हमारा 108% का कीमत है, तो 1 रुपया हमारा कितने प्रतिशत का कीमत होगा। सिंपली एक एक नियम हम लगा रहे हैं यहाँ पे
तो 108/2700 का बराबर होगा। और वही 3000 रुपये कितने परसेंटेज के बराबर होगा, तो 3000 रुपये हमारा 108/2700 गुणा 3000 के बराबर होगा। तो अब इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर आएगा। चलो सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 डायरेक्ट कटा, और 3 9 27, 3 धाम 30, तो ये आ ही रहा है। और 9 से इसको काटो, 9 1 9, 9 दूनी 18, बचा हमारा 12 और 10, 12 गुना 10 यानी 120। इसका मतलब 120% कि ये 3000 जो है वो 120% के बराबर है। 100% तो उसकी कीमत ही रही होगी, तो 100% कीमत रही होगी, तो 120% में से 100% घटा लेंगे तो हमें मिलेगा 20%। इसका मतलब कि अगर 3000 रुपये में बेचें तो हमारे उसके कितने रुपए का लाभ होगा, उसे 20% का लाभ होगा। प्रतिशत पूछे हैं, रुपए नहीं, तो 20% का लाभ होगा। जैसे यहाँ पे 8% का लाभ था तो 108 लिख के हमने इसके बराबर किया था ना, तुलना किया था, उसी तरह से यहाँ पे 120% आया है, तो 100 हटा के 20% का हम क्या करेंगे, लाभ दिखाएंगे। ठीक है, आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। बाकी बताना तो आपके हाथ में है, कमेंट कर सकते हो। एक बार भी कमेंट करोगे चलेगा, बहुत लंबी वीडियो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। A and B start to walk from point P। दो लोग हैं A और B, पॉइंट P से चलना शुरू करते हैं टूवर्ड्स पॉइंट Q। Q की ओर जा रहे हैं दोनों। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 9 किलोमीटर। P और Q का जो बीच का दूरी है वो 9 किलोमीटर है। ठीक है, B स्टार्ट 4 मिनट आफ्टर A। B जो है A के 4 मिनट बाद से चलना शुरू करता है। A on reaching Q immediately returns and after walking a kilometer meets B। A जो ऐसे ही Q पे पहुंचता है तुरंत घूम जाता है, तुरंत घूम के चलना शुरू करता है। घूमने के बाद जब ये वापस 1 किलोमीटर आता है, 1 किलोमीटर में यानी कि यहाँ पे इस बिंदु पे वो B से मिलता है, मतलब यहाँ पे B भी है और A भी है। ठीक है, इफ A's स्पीड इज किलोमीटर इन 10 मिनट। अगर A की स्पीड 1 किलोमीटर 10 मिनट में है, A की स्पीड, A की जो स्पीड है 1 किलोमीटर 10 मिनट में है, तो B की स्पीड क्या है, किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से। मतलब 1 मिनट में B कितना किलोमीटर जा सकता है, ये पूछ रहा है हमसे। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। समझो, सबसे पहले A जो है, A की जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में है, और A ने यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो 9 किलोमीटर जाने में ऑब्वियसली इसको 90 मिनट लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब 90 मिनट ये यहाँ तक गया 90 मिनट में, और 90 मिनट यहाँ तक जैसे ही पहुंचा वो वापस चलना शुरू करता है इस ओर, और 1 किलोमीटर तक चल के आता है वापस, या इस बिंदु पे 1 किलोमीटर आने में फिर से इसको 10 मिनट लग गया होगा, तो इस 10 मिनट को ऐड करते हैं। टोटल ये 10 किलोमीटर चला कितने देर में, 90 + 10 यानी कि 100 मिनट में। तो A ने टोटल कितना दूरी तय किया, 10 किलोमीटर का दूरी इसने 100 मिनट में तय कर लिया। ठीक है, अपनी स्पीड से। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि A टोटल कितना देर चला, 100 मिनट चला, और 100 मिनट में ये यहाँ से गया, वापस यहाँ आया। अब B जो है यहाँ से सिर्फ यहीं तक पहुंचा है अभी, लेकिन A के 4 मिनट बाद चला था। तो सबसे पहले तो B यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, अगर A के साथ चला होता तो B को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 100 मिनट का समय लगा, लेकिन चूंकि B A से 4 मिनट बाद चला था, यानी कि B ने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारा 100 - 4 यानी कि 96 मिनट में। तो B ने 96 मिनट में कितना दूर गया, कितनी दूरी तय की, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना था, यहाँ से यहाँ 9, 9 में से 1 गया 8, तो 8 किलोमीटर। B जो है हमारा 96 मिनट में 8 किलोमीटर गया। तो 1 मिनट में कितना जाएगा भाई, तो 1 मिनट में चला जाएगा 8/96 किलोमीटर। 8 से 96 को काटो तो आता है 1/12 किलोमीटर। इसका मतलब कि B की जो चाल है वो 1/12 किलोमीटर प्रति मिनट है, और यही हमसे पूछ रहा था, तो हमारा यही करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन में देखते हैं तो हाँ, ऑप्शन 2 पे 1/12 पे टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हो। बाकी मैं यहाँ से यही उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन में तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बाकी तो वो अपने ही हाथ में है। तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है, बाकी सॉल्यूशन तो अपने आप हो ही जाता है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं।
if the amount received at the end of first and second year at compound interest on a certain principal is 1350 and 1458 respectively, what is the rate of interest। देखो कोई मूलधन लिया गया था जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पे लिया गया था, और पहले साल के अंत में जो धन है वो 1350 रुपया हो जाता है और दूसरे साल के एंड में जो धन है वो 1458 रुपया हो जाता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट का रेट क्या है। सीधे सीधे समझो कि 1350 रुपया ठीक और 1450 रुपया ये पहले साल के अंत में मिला हुआ मिश्रधन है, ये दूसरे साल के एंड में मिला हुआ मिश्रधन है। तो इस मिश्रधन में से इस मिश्रधन को घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, सिंपली सीधा सीधा हमारा एक साल का ब्याज आएगा। तो एक साल का ब्याज हम देखो निकालते हैं तो आता है हमारे पास में कितना, 1458 में से 1350 घटाओ तो हमें मिलता है 108 रुपया। अब ध्यान देना 108 रुपया जो हमारा ब्याज लगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो मिश्रधन आता है हमारा पहले साल का जो मिश्रधन है, मिश्रधन का परसेंटेज जोड़ते हैं तो ये इसके ब्याज के बराबर आता है। मतलब इसी पे परसेंटेज जो जितना भी परसेंट होगा वो इसी में जुड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हमें परसेंटेज पता करना है कि कितना परसेंट का ब्याज लगा तो 108 इसी का कुछ परसेंट होगा और इसी का कुछ परसेंट होगा तो इसी का हम मान लेते हैं x प्रतिशत है। तो 1350 गुने x बटा 100 जो है वो 108 के बराबर हमने मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर हो ही जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 9 से कटने वाला है ये, पहले तो 0 से 0 काट देते तो अच्छा रहता, लेकिन चलो 9 से ही काटते हैं। 9 1 के 9, 9 5 45, 0 150 और 9 1 के 9, 9 दूना 18। अब यहाँ 100 दूना 50 दूना 100, 50 किया 150, ये हो गया 3 चौके 12, x बटा 2 बराबर 4, इसका मतलब x बराबर 8%। तो ये जो है हमारा इंटरेस्ट का जो रेट है वो 8% होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। तो ध्यान देना होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, लैंग्वेज समझ में आने की देर है बस। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एन एग्जीक्यूटिव अर्न्स अ सैलरी ऑफ 12,600 एवरी मंथ। कोई है जो 12,600 रुपये की सैलरी प्राप्त करता है एंड ही स्पेंड्स 5/7 ऑफ इट, और इसका 5/7 भाग क्या करता है, खर्च कर देता है। तो 12,600 का 5/6 यानी 5/7, 5/7 भाग कितना होगा कैलकुलेट करो। 7 के 7, 7 8 56, 18 5 90, यानी 9,000 रुपया जो है हमारा वो खर्च कर देता है। अब 12,600 सैलरी है और 12,600 सैलरी में से उसने 9,000 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 12 में से 9 गया 3,600 रुपया उसका क्या हो गया, बचत हो, सेविंग्स है। स्पेंड एंड ये सेविंग उसका 3,600 रुपया है। आगे बढ़े, आगे क्या लिखा हुआ है, इफ हिज सैलरी इंक्रीज बाई 1/3, उसकी सैलरी जो है 1/3 भाग से बढ़ जाती है। तो इसका मतलब 12,600 का पहले 1/3 निकाल लो तो आता है हमारा 3 दूना 6, अरे 3 चौके 12, 3 दूना 6, 0 0, 4200 रुपया। तो इसकी सैलरी जो है 1/3 बढ़ रही है, यानी कि 4200 क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 4200 सैलरी बढ़ने के बाद अब उसकी नई सैलरी जो हो गई है वो हो गई है हमारी 16,800 रुपया। अब 16,800 रुपया सैलरी हो गया और बोल रहा है स्पेंडिंग इंक्रीज, हिज स्पेंडिंग इंक्रीज बाई 1/5। उसका जो खर्च है वो 1/5 भाग बढ़ रहा है। तो इसका 1/5 भाग कितना होता है, तो देखो 90, 18 5 90, यानी कि 1,800 रुपया। 1,800 रुपया उसका क्या हो रहा है, खर्च भी बढ़ रहा है। तो अब नया खर्च है हमारा 10,800 रुपया। तो अब नया बचत भी तो कुछ होगा। 16,800 में से 10,800 उसने खर्च कर दिया तो हमारा 6,000 रुपया क्या हो गया, बचत भी हो गया उसका। ठीक है, सैलरी बढ़ी, खर्चा बढ़ा, बचत भी बढ़ा। अब आगे क्या बोल रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी विल ही सेव। तो वो अपनी सैलरी का कौन सा हिस्सा क्या करता है, सेव करता है। तो वो 6,000 रुपये बचा रहा है, कितने में बचा रहा है, 16,800 में से बचा रहा है। तो 16,800 में से 6,000 बचा रहा है, तो ये कितना आता है फ्रैक्शन में, कैलकुलेट करके देख लो भाई। 2 0 से 2 0 डायरेक्ट कटा, 12 25 60, 12 1 के 12, 12 चौक 48, यानी कि 5/14 हिस्सा वो अपनी सैलरी का 5/14 हिस्सा क्या कर लेता है, बचा लेता है। ऐसे कुछ ना, मतलब उसकी बचत और उसकी सैलरी का जो फ्रैक्शन है वो 5/14 है। और यही हमारा टिक भी लगा हुआ है ऑप्शन 4 पे। तो बस ऐसे ही आसान सा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं आगे,
सारे क्वेश्चन को तो आसान ही बोल रहा हूँ, क्योंकि आसान है तो आसान ही बोलूँगा ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 2 cosec थीटा इफ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा के वैल्यू अगर 30 डिग्री हो तो इसका मान बताओ। देखो देखो 5 sin थीटा, साइन किसका वैल्यू होता है 1/2, 5 गुना 1/2 माइनस 2 cosec थीटा। तो cosec थीटा देखो साइन 30 जो है 1/2 के बराबर, और cosec और साइन जो होता है एक दूसरे के इनवर्स मतलब रिवर्स में होते हैं। तो इसका वैल्यू, इसका 1/2 है तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा सीधे सीधे। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो 5/2 माइनस 4, इसका मतलब 5 माइनस 8/2 आ गया माइनस 3/2। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगा हुआ है यही ऑप्शन के साथ। तो देख लो उसको अपने पीडीएफ में। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बोला गया यदि 10, 4, 1, 15, 15, x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अरे कितना है देखो, सबसे पहले 10, 4, 1, 15, 15, x 12 और 14 इसका माध्य बोला गया। माध्य का क्या फॉर्मूला होता है भाई? माध्य का फॉर्मूला होता है हमारा कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग कर लो, 10, 4, 14, 1, 15, 15, 30, 15, 45, 45 में 12, 45 और ये 45, 2, 47, 10, 57, 4, 61, 10, 71, ये बचा 71। ये x दिया तो इसको भी जोड़ेंगे तो 71 प्लस x बटा 10, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 नहीं 8 ही होगा, क्योंकि प्रेक्षण टूल 8 ही है। ये हमारा माध्य के बराबर है। माध्य हमारा बोला कितना गया है, कितना है माध्य जो है वो हमारा 10 है। इसका मतलब 71 प्लस x बराबर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 80। तो x बराबर हमें मिलेगा 80 माइनस 71 हो गया हमारा 9। यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसी पे टिक लगा हुआ ऑप्शन नंबर 4 में। देख लो, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। If A, B and C can do a task working alone in 12, 18 and 36 days। देखो A, B और C हैं जो क्रमशः 12, 18 और 36 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। तो A अगर 12 दिन में काम करता है तो एक दिन में ये 1/12 का भाग काम करेगा। B अगर 18 दिन में काम करता है तो एक दिन में 1/18 भाग काम करेगा। सी अगर 36 दिन में काम करता है तो एक दिन में 1/36 भाग काम करेगा। अब बोला जा रहा है दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। तीनों के तीनों 2 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहले तीनों के तीनों, अगर ये एक दिन काम करता है तो इतना, ये एक दिन काम करता है तो इतना, एक दिन काम करता है तो इतना आ रहा है। तो तीनों को अगर एक दिन काम करवा लें हम तो कुल मिला के काम कितना होगा? तो कुल मिला के काम हो जाएगा हमारा 1/12 जोड़ 1/18 जोड़ 1/36। कितना काम हो जाएगा? तो इसको जोड़ो कितना आता है? तो तीनों का एलसीएम तो 36 ही दिख रहा है। 12 तिया 36, 18 दूना 36 और 36 एक 36, 3 2 5 1 6/36। काटो इसको तो आता है 1/6। यानी कि ए, बी और सी तीनों मिलके एक दिन अगर काम करते हैं तो काम का 1/6 भाग क्या हो गया? फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। अब जब काम का 1/6 भाग एक दिन में हो गया, लेकिन हमें कहा गया कि तीनों 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन में 2/6 भाग हो जाएगा, यानी कि 1/3 भाग काम कंप्लीट हो गया। अब चूंकि पूरा काम हमेशा एक होता है और एक में से 1/3 भाग कंप्लीट हो गया, तो बचा हमारा 2/3 काम। अब 2/3 काम कौन कर रहा है तो वो भी पढ़ के देख लेते हैं किसके बारे में करवा रहा है। दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, 2 दिन तक तीनों काम करते हैं। देन बी क्विट, बी क्या करता है? काम छोड़ देता है। हाउ मैनी डेज ए एंड सी वर्किंग टुगेदर विल टेक टू कंप्लीट द रिमाइंडर ऑफ द टास्क। बचे हुए काम को ए और सी मिलके कितने दिन में करेंगे? तो देखो भाई ए और सी के बारे में, ए जो है और सी जो है दोनों अगर एक दिन तक काम करें, ए एक दिन में इतना काम करता है, सी एक दिन में इतना काम करता है, दोनों मिलके एक दिन काम करेंगे तो 1/12 जो 1/36 काम हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 36 है। 12 या 36, 36 के 36, ये बचा 4/36, 4/36 यानी कि 1/9। तो दोनों मिलके एक दिन में हमारा 1/9 काम कर लेते हैं। हमारा काम कितना बाकी है? काम तो हमारा 2/3 बाकी है। तो 1/9 काम करने में एक दिन लग रहा है, तो 2/9 काम करने में 2 दिन लगेगा, है ना। और इसका 3 गुना काम करने में इसका 3 गुना दिन लगेगा। इसको 3 से क्यों गुना किया? ताकि 2/3 आ जाए। हमारा 2/3 काम पता करना है ना, तो 3 से काटो इसको, तो 2/3 काम करने में इसको दिन लग रहा है 3 दूना 6।
तो ये दोनों मिल के जो है बचे हुए 6 दिन में, मतलब 6 दिन में बचा हुआ जो काम है हमारा 2/3 काम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो 6 दिन होना चाहिए और ऑप्शन 4 हमारा 6 दिन पे टिक लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। 8 सेमी भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे भाई, समबाहु त्रिभुज का भुजा अगर ए है ना, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a²। अब भुजा इसका दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब हो गया हमारा √3/4 यानी 8 का स्क्वायर 64, 4 से 64 को काटो हो गया 16 बचा 16 √3, 16 √3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देख लो 16 √3 हमारा ऑप्शन 4 पे टिक लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन तो फॉर्मूले पे होते हैं, तो फॉर्मूला याद रहेगा डायरेक्ट हो जाएगा, और नहीं भी याद रहेगा तो फॉर्मूला आप क्रिएट भी कर सकते हो। कैसे करते हो ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने बताया हुआ है, ढूंढोगे मिलेगा, नहीं तो खुद से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपये प्रति बोरी की दर पर खरीदता है। 60 बोरी अनाज उसने 400 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से खरीद लिया, और यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी पड़ेगी। हाय हाय, देखो सबसे पहले 18 बोरी खरीदा कितने में 400 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से 18 बोरी का जो क्रय मूल्य है वो 18 गुने 400 रुपये है। अब इस पे उसने 8% लाभ में बेचा, यानी कि 8% ज्यादा में बेचा। तो जब 8% ज्यादा में बेचा है तो इसको 8% बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे 108/100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, सिंपली इसका काम खत्म। अब प्लस 60 बोरी अनाज था उसका, 60 बोरी में से 18 बोरी वो बेच चुका है। अब कितना बोरी बचा है, अब बचा है उसका 42 बोरी। तो 42 बोरी का जो क्रय मूल्य है वो तो 42 गुने 400 रुपये है। अब ये कितना रुपए में बेच रहा है हमें पता नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको मान लेते हैं कि ये x प्रतिशत क्या है, मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8% ज्यादा में बेच रहा था तो 108/100 किया ना। अब ये कितना ज्यादा में बेच रहा है हमें मालूम नहीं, तो मान लेते हैं x प्रतिशत ज्यादा में बेचा तो x/100 से गुना कर लेते हैं। तो ये जो है पूरा मिला के हमारा किसके बराबर होता है, तो 60 बोरी गुना, देखो ये बराबर होगा किसके 60 बोरी 400 रुपए के हिसाब से खरीदा, और कुल प्रॉफिट कितना चाहिए था उसको, कुल प्रॉफिट चाहिए था 16.4%। तो 16.4 यानी कि 116.4/100 से हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो इसके ये दोनों मिला के इसके बराबर हो रहा है, तो x हमारा कितना है वो पता करना है। चलो पता करते हैं। देखो सबसे पहली चीज जो कॉमन है तीनों में वो देखो वो हटा लो। तो 400 तीनों में कॉमन है, तो 400 इसमें से कॉमन लेके हटाएंगे तो 400 हटा ही लो भाई सीधे सीधे। उसके बाद तीनों में कॉमन देखो तो बटा में जो 100 है वो भी तीनों में कॉमन है, तो इसको भी हटा लो। अब क्या कॉमन है भाई, तो ये 18 है 42 है और 60 है। तो देखोगे तो ये 6 से कॉमन होता है, तो 3 बार में ये कटा, 6 सत्ते 42, 7 बार में ये कटा और 6 धा में 60 ये भी कटा। अब जो बचा हमारे पास में उसको लिखते हैं 3 गुना 108 प्लस 7x बराबर 1164। अब 7x बराबर हो गया हमारा 1164 माइनस 324। तो 7x बराबर आया हमारा, घटाओ इसको, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 3 गया 8। तो 7x बराबर 840 है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 840/7 हो गया हमारा 120। अब x बराबर आया है 120, x जो है हमने यहाँ पे लिखा था x/100 है ना, इसका मतलब कि 120/100, 120/100 लिखा है, इसका मतलब कितना रुपया कितना परसेंटेज ज्यादा में बिका है। कितना परसेंट बढ़ाने के लिए हम 120/100 से गुना करते हैं, 20% बढ़ाने के लिए। इसका मतलब कि बचे हुए जो बोरियां थी हमारी 42 बोरियां, उसको हम 20% प्रॉफिट में अगर बेचेंगे तो हमारा कुल पे एक ये 16.4% का क्या होगा लाभ होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ये क्या 20%। कहाँ गया भाई 20, ओ सॉरी 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है ना। आगे प्रश्न में कुछ बाकी है कि शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए। तो शेष बोरी किस कीमत पे बेच रहा है ये पूछ रहा है हमसे। तो समझो बोरी का जो है हमारा क्रय मूल्य तो 400 रुपये था और लाभ हमें मिल चुका है कि 20% लाभ चाहिए, तो 400 में 20% बढ़ा दो
तो 120/100 से गुना करना पड़ेगा, कर दो। 12 चौक 48 हो गया 480 रुपये। इसका मतलब शेष बोरियां हमें कितने रुपए में बेचनी चाहिए, तो 480 रुपये में बेचना चाहिए। और इस क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है 480, ऑप्शन नंबर 4 पे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कितना टाइम हो गया भाई, 44 मिनट हो गया। थोड़ी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 20 - 2 25% ऑफ 15 गुना 8 भागा 6 प्लस 12। तो ये हल करने पे कितना आएगा पूछ रहा है भाई। देखो फटाफट, सबसे पहले तो कोष्टक छोटा वाला हल करेंगे। 8/6 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 8/6 काटेगा तो हो जाएगा 4/3। तो 4/3 है, 3 से 15 काटेंगे, 5 बंद कटेगा, 5 चौका 20, 20 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। यहाँ पे हो जाएगा हमें 32 का 25%, क्योंकि ऑफ का मतलब का होता है ना। और ब्रैकेट के बाहर है हमारा 2, माइनस में इधर कितना 20 था कि 20, ठीक है। तो 32 का 25%, 32 का 50%, 16, 25% हो जाएगा 8। और 8 जब इधर होगा तो 8 दूना 16, तो 20 - 16 बराबर आ जाएगा 4, और 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर। टिक लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 1 पे। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल सा ही है, आप सॉल्व करोगे हो ही जाएगा। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में देखो त्रिकोण जो है अभिनेता को दर्शाता है। त्रिकोण है अभिनेता, उसके बाद वर्ग प्रोफेसर को दर्शाता है। वर्ग हो गया प्रोफेसर। सर्कल जो है वो भारतीय है, और आयत जो है वो पिता है। अब पूछ रहा है कि अक्षरों का कौन सा सेट ऐसा है जो ऐसे भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो या तो प्रोफेसर हैं या पिता हैं। मतलब ऐसे भारतीय जो पिता हैं या प्रोफेसर हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। त्रिकोण से बाहर वाला सब कुछ हो सकता है हमारा। तो चलो देख लो क्या क्या है। आप अपने पीडीएफ में देखो, मैं अपने पीडीएफ में देखता हूँ। तो मेरे पास मिल रहा है यहाँ पे कि सर्कल में आना चाहिए, क्योंकि भारतीय होने के लिए सर्कल में तो रहेगा ही रहेगा ना। तो सी, ई और एफ तो है। सी जो है हमारा पिता है। देखो सी जो है वो हमारा क्या है, भारतीय है, और वर्ग में है तो प्रोफेसर है, भारतीय और प्रोफेसर। उसके बाद ई जो है हमारा भारतीय भी है, प्रोफेसर भी है, और पिता भी है। और एफ जो है हमारा भारतीय है और पिता है, ठीक है। तो या की वजह से ये तीनों के तीनों आ रहे हैं हमारे। अगर या नहीं रहता और रहता, और वाले केस में कुछ और हो जाता हमारा। फिलहाल यहाँ पे जो करेक्ट है हमारा वो सी, ई और एफ है, और ऑप्शन पे टिक भी लगा हुआ है उसी वाले में। अब ध्यान से देखोगे, ये वाला क्वेश्चन जितना भी होता है ना, बस ध्यान से देखने पे होता है। ध्यान से देखोगे सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में आपका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। देखो कुछ बिंदु दिए हुए हैं -4, 7 और 2, 3। इसका जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है। दो बिंदु अगर आपको इस तरह से x1, y1 और x2, y2 दो बिंदु मिले और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो x1 और x2 हो गया -4 + 2/2, ये कितना था भाई, -4, 7 है। तो 7 + 3/2, तो -4 में 2 जोड़ेंगे तो हो गया -2/2 यानी -1, और 7 3 10/2 यानी कि 5। -1, 5 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 पे देख लो लगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। 506 और 720 का महत्तम समापवर्तक बताएं। देखो 506, 782 महत्तम समापवर्तक निकालने का सीधा तरीका है भाग दे दो। ऐसे और भी तरीके हैं, लेकिन भाग देने वाला ज़्यादा बेटर, जब 2 ही अंक है तो। और वैसे भी और कोई भी तरीका लगाएंगे तो इतने बड़े अंकों का मसा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हुआ है, तो भाग दे देते हैं हम, एक बार में तो लग ही जाएगा। 506, 6, 7 और 2, फिर से 506 से भाग दे दो एक बार में, 276, 0, 23, फिर से भाग दे दो 276, तो हो गया हमारा एक बार में आ गया 230, बच गया 46। 46 में 230 से भाग दे दो,
5 31 जो हाथ में 5 चौक 20 3 23, तो 5 बार में ये हमारा पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब जो मसा है हमारा, HCF है हमारा, मातम समापवर्तक हमारा, वो 46 है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है √x प्लस 0.24 बराबर रूट में 0.1296। तो x का वैल्यू बताओ। अरे भाई बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1296 जो होता है ना, वो हमारा 36 का वर्ग होता है। तो 1296 अगर 36 का वर्ग होता है तो 0.1296 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 0.36। तो हम लिखते हैं रूट में x बराबर 0.36 माइनस 0.24। ये माइनस में क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया हमारा। तो रूट में x बराबर हमें मिलता है 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 0.12। तो अब x का वैल्यू पता करना है तो जाहिर सी बात है दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो इधर मिलेगा x, इधर मिलेगा 0.12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए। तो 1 2 3 4 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ध्यान से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगा हुआ है, यही ऑप्शन है हमारा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? देखो अगला क्वेश्चन, 3 सर्कल हैं, 1 2 और ये 3। अब ये सारे के सारे सर्कल जो हैं एक आयत के अंतर्गत आ रहे हैं, जिसमें u दिया हुआ है 60। u का क्या मतलब होता है कि सब मिला के, ये होता है हमारा कौन सा समुच्चय, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट है ये हमारा। यूनिवर्सल को हिंदी में तो कुछ बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबके सब इसमें आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ये इंग्लिश वाला है, ये साइंस वाला है और ये मैथ वाला है। और यहाँ पे पास होने वाले बच्चों की संख्या दी गई है, यानी कि इंग्लिश में पास हो रहे बच्चे 15, साइंस में पास हो रहे हैं बच्चे 11 और मैथ में पास हो रहे हैं बच्चे 9। अब 5 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए हैं, 6 बच्चे ऐसे हैं जो तीनों में पास हो गए हैं, 8 बच्चे ऐसे हैं हमारे जो इंग्लिश और साइंस में पास हुए हैं, और 3 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और साइंस में पास हुए हैं। 6 ही बच्चे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो किसी में पास ही नहीं हुए, वो कैसे पता चलेगा हमारा? तो हमें पता है कि टोटल जो है यूनिवर्सल सेट में 60 अवयव, मतलब 60 बच्चे हैं टोटल हमारे पास में। और यहाँ पे सारे के सारे किसी न किसी में पास हुए हैं, जैसे 6 बच्चे तीनों में पास हो गए हैं, उसके बाद 5 3 8 8 16 बच्चे ऐसे हैं जो हमारे 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं, या तो इन दोनों में, या तो इन दोनों में, या तो इन दोनों में। उसके बाद में 15 9 11 9 20 और 15 35 ये ऐसे बच्चे हैं हमारे पास में जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। सबको जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 6 6 12 5 17 के साथ हाथ ले 3 1 4 1 5 57। टोटल 57 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास में जो क्या हो रहे हैं, जो पास हैं किसी ना किसी में। टोटल बच्चे थे 60, पास हैं कितने? 57। तो 3 बच्चे बच रहे हैं जो हमारे फेल हैं। और प्रश्न में हमसे यही पूछ रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 एग्जाम्स। तो तीनों में फेल होने वाले बच्चे कितने? तो 3 बच्चे हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक गोले का व्यास क्या है? ये क्या है? क्षेत्रफल है हमारा। किसका क्षेत्रफल है? गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का क्षेत्रफल होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। ये है हमारा 1386। 4 पाई आर स्क्वायर जो है 1386 है। 12 देखो 4 गुने 22/7 आर स्क्वायर बराबर 1386। 22 से इसको काटो भाई, 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 के 11 बचा 2 8, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, 2 से काटो इसको तो 2 छक्का 12 63। तो आर स्क्वायर बराबर आ रहा है हमारा 63 गुने 7/4। तो 63 क्या होता है? 9 7 63 होता है ना, 9 गुने 7 गुना। तो अब देखो आर बराबर हमें डायरेक्ट मिल रहा है कि अब इसका वर्गमूल हो जाएगा आर बराबर, तो है ना। तो आर बराबर मिलेगा 9 बाहर निकलेगा तो 3, 7 बाहर निकलेगा तो 2 7 है तो 1 7 बाहर निकल जाएगा, और 4 का 2 बाहर निकलेगा तो आ जाएगा हमारा 2। आ गया 7 या 21/2।
ये हो गई हमारी क्या, वृत्त की त्रिज्या। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वृत्त का व्यास सेमी में क्या है। तो वृत्त का त्रिज्या अगर 21/2 है तो ऑब्वियस सी बात है कि व्यास हमारा क्या होगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। 2:30 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। देखो 2:30 बजे की बात कर रहा है, पहले घड़ी बना लेते हैं, समझना ध्यान से। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैंने कई बार बताया कि फॉर्मूला मुझे याद ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। देखो भाई 2:30 बजे बड़े वाली कांटे कहाँ पे होगी, वो होगी 6 पे, 2:30 बजेंगे तभी। और छोटी वाली कांटा जो होगी वो कहाँ पे होगा, वो होगा 2 और 3 के बीच में। अब यहाँ पे सिंपली आपको पता करना है कि मिनट की जो सुई है वो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना देर लगेगी। तो हम जानते हैं मिनट की सुई जो है 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाती है। और यहाँ से यहाँ तक आने में 20 मिनट तो इसको लगा होगा। तो 20 मिनट में कितना डिग्री घूम जाएगा, तो 20 मिनट में घूम जाएगा 6 गुने 20 यानी कि 120 डिग्री घूम जाएगा। अब 120 डिग्री मिनट वाली सुई घूम चुकी है, लेकिन अब जब यहाँ से यहाँ तक मिनट वाली सुई आ चुकी है 120 डिग्री घूम के, अब 120 डिग्री इन दोनों के बीच का कोण तो होगा नहीं, क्योंकि इस 20 मिनट में जितना देर में ये देखो, अब चूंकि ये जो घंटे वाली सुई है अभी 2 और 3 के बीच में ना है, ये 2 पे कब रहा होगा, आधे घंटे पहले। तो जब ये आधे घंटे पहले 2 पे था और आधे घंटे बाद अभी यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, क्योंकि इसका जो कोण हमने मापा वो यहाँ से यहाँ तक का मापा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है 120 डिग्री है। लेकिन यहाँ से यहाँ घंटे वाली सुई आ चुकी है ना, तो यहाँ से यहाँ ये कितने देर में आया है, आधे घंटे में आया है, क्योंकि ये जितना देर में यहाँ से यहाँ है उतना देर में ये यहाँ से यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना डिग्री घूमना पड़ा। तो घंटे की जो सुई होती है ना वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, और यहाँ पे ये 30 मिनट तक आगे बढ़ी है। तो 30 मिनट में ये कितना डिग्री बढ़ेगी, तो 30/2 यानी कि 15 डिग्री आगे बढ़ेगी। तो टोटल जो था हमारा 120 डिग्री था, और 120 में से 15 डिग्री हम माइनस कर देंगे तो हमारा इन दोनों के बीच का कोण आ जाएगा। तो 120 में से 15 माइनस कर लो, आ गया हमारा 105 डिग्री। यही करेक्ट आंसर है। तो 105 डिग्री देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 पे है, और टिक भी लगा हुआ है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अब हम आगे। आगे क्या है भाई हमारा अगला क्वेश्चन। लिखा है a - b = 5 और ab = 14, तो a² और b² पता करो। अब वैसे तो पता करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन देखते ही देखते ये सॉल्व हो जा रहा है कि ab = 14 है। तो ab तो तभी 14, ab का गुना करने पे 14 होता है जब 7 गुने 2 करते हैं। तो a अगर 7 और b अगर 2 हो तो उस केस में 7 में से 2 माइनस बराबर 5 भी आ जाता है हमारा। इसका मतलब हम समझ गए कि a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 2 है। तो a का वैल्यू 7 यानी कि 49, b का वैल्यू 2 यानी कि b का स्क्वायर हो जाएगा 4। 49 में 4 जोड़ 2 आ जाता है 53। 53 पे टिक करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और बाई चांस अगर हमारे पास ज़्यादा समय है, ज़्यादा करना हो, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो फिर इसका वैल्यू रखोगे उसमें, a² b² का वैल्यू आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो उस हिसाब से भी कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा अभी, किसी और वीडियो में करूँगा जब सोलो क्वेश्चन बताऊँगा तब। अभी फिलहाल बढ़ता हूँ आगे। आसानी से तो हो ही गया ना हमारा ये। आगे दिया है फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। पहला दिया है -1.3, दूसरा दिया है -0.8, तीसरा दिया है -0.3। हम देख रहे हैं कि 0.55 की क्या हो रही है, वृद्धि होती जा रही है। तो फिर इसमें 0.5 की वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा हमारा 0.2, फिर 0.7 दिया ही है और 1.2 दिया ही है। तो जो हमारा मिसिंग नंबर था वो यही 0.2 था। रीजनिंग का क्वेश्चन बीच में आ गया तो इसे भी हमने लपेट लिया। आसान ही था, देख के ही समझ में आ गया था। अब देखो अगला क्या है हमारा। अरे भाई बड़ा खतरनाक है, ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। चलो ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ को देखिए क्या है। कुछ इस तरह से। अरे भाई बहुत खतरनाक है। आप अपने पीडीएफ में देखो यार प्लीज़, ठीक है, मैं अपने पीडीएफ में देखता हूँ। पूछा गया है कि बार ग्राफ में 2000 और 2010 के लिए 6 देशों की जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। तो देश बी का क्षेत्रफल देश बी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है ये हमसे पूछ रहा है। बी का क्षेत्रफल डी से कितना अधिक है ये हमसे पूछ रहा है। यदि 2000 में देश बी की जनसंख्या 1 करोड़ थी, तो देखो 2000 की बात कर रहा है,
2000 में बी की जनसंख्या 1 करोड़ थी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है ये समझ लो, जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व जो होता है ना वो जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। मतलब एक वर्ग किमी में जितने लोग रहते हैं वो उसका जनसंख्या घनत्व होता है। लेकिन इस वाले केस में हमारे पास दिया कि जनसंख्या घनत्व जो है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पे दिया गया है। तो यहाँ पे वर्ग किलोमीटर नहीं 100 वर्ग किलोमीटर हम मान के चलेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, 2000 में देश बी की जनसंख्या 1 करोड़ थी। 2000 की बात कर रहा है, 2000 वाला ग्राफ देखो भाई, बी की जनसंख्या की बात करते हैं, देश बी की। तो देश बी का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है हमारे पास, जहाँ पे ये 100 है और ये 200 है, ठीक है। ये साल 2000 की बात है और ये साल 2010 की बात है, ठीक। अब समझना, और ये बी वाला है, बी और एक मिनट, बी और ई के ही दोनों को लिख लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा तो यही गया ना कि देश डी का क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो बी और डी की बात करें तो डी वाला भी लिख ही लेते हैं। डी का ग्राफ हमारा यहाँ पे 200 और 300, ये 300 और ये 200, ये 2000 की जनसंख्या घनत्व और ये 2010 का जनसंख्या घनत्व, ये डी वाला है हमारा, ठीक है। डी के लिए ये है, डी के लिए ये है। अब बोला गया है कि बी का जो 2000 की जनसंख्या है, बी की कंट्री बी की 2000 की जो जनसंख्या है वो है हमारी कितनी, 1 करोड़। तो बी की 2000 की जो जनसंख्या है जिसका जनसंख्या घनत्व 100 है, तो जनसंख्या घनत्व 100 है और जनसंख्या है 1 करोड़। तो एरिया जो है हमारे पास में कुछ आएगा, एरिया बराबर हो जाएगा हमारा 1 करोड़ बटा 100। 1 करोड़ बटा 100 को हम काटेंगे तो हमारा 1 लाख तो आ ही जाएगा। तो बी का जो एरिया आ गया हमारा वो 1 लाख आ गया, 1 लाख वर्ग किलोमीटर। इसकी जरूरत अभी नहीं पड़ रही है, पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। मान लेते हैं कि इसका जो एरिया आया वो 1 लाख वर्ग किमी आ गया। अब बात कर ले इसके बारे में, इसके बारे में क्या दिया गया है, और 2010 में कंट्री डी की जनसंख्या 60 लाख थी। 2010 में कंट्री डी की जनसंख्या 60 लाख थी, यानी कि 300 जनसंख्या घनत्व बराबर 60 लाख बटा एरिया, है ना। तो एरिया बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एरिया बराबर हो जाएगा 60 लाख बटा 300, चलो 60 लाख बटा 300, काटो 2 0 2 0, 3 से 6 को काटो 2, आ गया हमारा 20,000 क्या वर्ग किमी मान लेते हैं। तो ये 20,000 वर्ग किलोमीटर है। ये किसके बारे में बात कर रहा है, कंट्री डी के बारे में। ये कंट्री डी जो है हमारा 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये कितना अधिक है, 1 लाख से वो कितना, 20,000 वर्ग किलोमीटर से 1 लाख वर्ग किलोमीटर कितना अधिक है, तो 80,000 वर्ग किमी क्या है, अधिक है। तो 80,000 वर्ग किमी अधिक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि देश बी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, देश बी का क्षेत्रफल देश बी के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ जितना भी दिया हुआ सबका सब परसेंटेज में है, तो कितना परसेंट अधिक है, तो भाई देख लो 80,000 जो है 20,000 का कितना प्रतिशत है, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट ही रहा ना हमारा, 2 से 8 गया 4, आ गया हमारा 400%। तो हमारा जो है बी की बी जो कंट्री है हमारा वो डी से 400% ज़्यादा बड़ा है। तो सिंपली सॉल्व हो गया। सिंपली क्या सॉल्व हो गया समझ लो, एक तरह से कि थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, सिर्फ कैलकुलेशन के बेस पे काम नहीं चलेगा। तो देख लेना किस तरह में, मतलब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आया है तो कमेंट करके बताओ, नहीं आया तो भी कमेंट करके बताओ। वैसे भी 1 घंटे से ज़्यादा समय जब हो जाता है ना, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, बैटरी डाउन हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो। इसमें भाग देना है हमारा 0.1 माइनस 0.025 से। अब देखो इसको भाग देने का आसान सा तरीका है ना कि इसको आप देखो, एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम इसको ए और इसको बी मानते हैं
तो ये इसको हम लिख सकते हैं 0.1 माइनस 0.025 ब्रैकेट में 0.1 प्लस 0.025 और भाग दे रहे हैं इसमें किससे भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं वो भी लिख लेते हैं 0.1 माइनस 0.025। अब हम देख रहे हैं कि ये वाला दोनों सेम है, तो इससे इसको काट सकते हैं और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 0.125 और यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, कैलकुलेट करने से ज़्यादा इस पर ध्यान देना था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आता है कि नहीं आता है। आता है तो ऐसे सॉल्व होगा, और अगर नहीं आता है तब तो फिर करते रहो स्क्वायर और करते रहो भाग, करते रहो गुना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। और फाइनली नहीं, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, दोनों फटाफट देख लें। अ पोस्टमैन स्टार्ट्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस एंड साइकिल 13 किलोमीटर साउथ। एक पोस्टमैन है जो पोस्ट ऑफिस से साइकिल चलाना शुरू करता है और 13 किलोमीटर साउथ जाता है, साउथ हमारा नीचे की ओर रहेगा। देन टर्न्स वेस्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, वेस्ट में घूमता है और 10 किलोमीटर साइकिल चला जाता है। ठीक है, 10 किलोमीटर ही बनाओ। हाँ, उसके बाद देन टर्न्स नॉर्थ एंड साइकिल 8 किलोमीटर, नॉर्थ घूम के 8 किलोमीटर तक साइकिल से जाता है। ठीक है, टर्न्स ईस्ट एंड साइकिल 2 किलोमीटर, ईस्ट में घूमता है और 2 किलोमीटर फिर साइकिल से जाता है। एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब इधर जाते हुए वो लेफ्ट घूम रहा, मतलब उधर की ओर घूमा और साइकिल 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर और आगे चला गया। ठीक है, वेयर इज ही नाउ विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट उसका यहाँ था, अब वो यहाँ पे है, तो वो क्या है पश्चिम में है। कितना पश्चिम में है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो था वो हमारा 10 था और 2 किलोमीटर गया, यानी 2 किलोमीटर माइनस हो गया, 10 में से 2 गया, हो गया 8, यानी कि 8 किलोमीटर वो पश्चिम में है, 8 किलोमीटर वेस्ट पहले से, और 8 किलोमीटर वेस्ट हमारा टिक लगा हुआ है ऑप्शन नंबर 4 पे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन, वाह कितना प्यारा क्वेश्चन है, फाइनली लास्ट हो रहा है। लिखा हुआ है 5x/2 माइनस 1/4 6x माइनस 5/3 बराबर 7/6, तो x का वैल्यू बताओ। भाई सिंप्लीफिकेशन का तो क्वेश्चन है, चलो अभी कर देते हैं इसको फटाफट। 5x/2 माइनस 1/4 तो है ही, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 18x माइनस 5/3 बराबर 7/6। अगर हम 6 को 4 से काटने की कोशिश करें तो नहीं यहाँ से नहीं काट सकते हैं, अभी नहीं काट सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें मिल रहा है यहाँ पे 5x/2 माइनस 18x माइनस 5/12 बराबर में 7/6 तो है ही। इन दोनों का एलसीएम लेंगे अगर तो 12 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और 30 से 2 छक्का 12 होता है, तो 6 से गुना होगा तो 30x माइनस, अब चूंकि माइनस है यहाँ पे तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो मिलेगा 18x प्लस 5 बराबर 7/6। 6 से 12 को काट दो, 2 बार में कटेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 में से 18 गया, आ गया 12x प्लस 5 बराबर 7 दूना 14। तो 12x बराबर हमें मिला 14 माइनस 5, 12x बराबर 14 में से 5 गया तो आ गया 9, x बराबर आ गया हमारा 9/12। 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, तो x का वैल्यू आ गया 3/4 और 3/4 हमारा ऑप्शन D4 में है और ऑप्शन 4 पे टिक भी लगा हो, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो बस यहीं पे हमारा क्या होता है, आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है तो कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलता हूँ आपसे कल फिर से इसी समय एक और वीडियो के साथ में। तो तब तक आप अपना अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई रखना। बहुत जोर से नींद आ रही है। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।